हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल भौतिकी। मेरा नाम है हितेश और आप देख रहे हैं भौतिकी, जहां फिजिक्स होती है आसान। सो एज आवर लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था कि कैसे एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ठीक है, जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में हम समझाते हुए आ रहे थे, उस एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में हम कहाँ तक पहुँचे, हम वहाँ तक लास्ट कंक्लूजन हमारा क्या निकला था। और अकॉर्डिंग टू दिस लास्ट कंक्लूजन जो हमारा निकला था, वो हमारे साइंटिस्ट कौन आए थे? रेडबर्ग। ओके, रेडबर्ग ने दिया था फॉर्मूला, जो हम रेडबर्ग फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। उससे पहले आए थे बाल्मर, जिन्होंने बाल्मर सीरीज दी थी। एंड जस्ट बिफोर द बाल्मर हमारे आए थे बंसन एंड किरचॉफ। बंसन एंड किरचॉफ ने क्या किया था कि अलग अलग एलिमेंट्स हैं, अलग अलग एलिमेंट्स को जब वो फ्लेम के ऊपर जला रहे हैं तो अलग अलग ब्राइट लाइट्स हमें मिल रही है। बट वो ब्राइट लाइट्स क्यों मिल रही है, ये चीज़ें वो एक्सप्लेन करने में फेल हुए। ठीक है, सो लास्ट क्लास में हमने बताया था। आज हम बात करेंगे हमारे मेन साइंटिस्ट, तो जिनका मॉडल हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिनके डिस्कस कर रहे हैं उनके बारे में। वो है हमारे बोर, और वी कैन से दैट नील्स बोर। ठीक है, नील्स बोर। अब नील्स बोर कैसे एटॉमिक स्पेक्ट्रा को समझाते हैं, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि इन्होंने क्या क्या किया, क्या इन्होंने चीज़ें बताई हमें। ठीक है, सो एटॉमिक स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन बाय बोर मॉडल। और ये सारी चीज़ें कब हो रही थी? 1913 के अंदर। ओके, अब एज वी नो नील्स बोर ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे। ओके, उन्हीं पोस्टुलेट्स में एक पोस्टुलेट था कि इन्होंने ये तो बता दिया था कि एनर्जी क्या है, कि एनर्जी लेवल्स क्या है, कॉन्टिन्यूस ना होके क्वांटाइज वे के अंदर। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट वन यहाँ पे, सेकंड वन यहाँ पे, ओके, E1 यहाँ पे, E2 यहाँ पे, फिर यहाँ पे हो गया E3। ओके, ऐसे ही आगे एनर्जी लेवल से जा रहे हैं, मतलब एनर्जी लेवल कॉन्टिन्यूस वे में ना होके डिस्क्रीट वे के अंदर है। ओके, एंड ओके, सो उन्होंने क्या बोला कि कॉन्टिन्यूस वे में ना होके डिस्क्रीट वे के अंदर है। बीच में क्या है? न्यूक्लियाई, चारों तरफ क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे उन्होंने दिया जैसे क्वांटम नंबर 1 2, ये सेकंड लेवल, ये थर्ड एनर्जी लेवल, ऐसे ही आगे जा रहे हैं हम। ओके, सो यहाँ से उन्होंने एक पोस्टुलेट अपना दिया था स्टार्टिंग वाला कि इनिशियल एनर्जी, अगर इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी के अंदर या किसी लोअर एनर्जी के अंदर है, एंड जहाँ फाइनल इलेक्ट्रॉन वो जा रहा है, उसके बीच की जो एनर्जी गैप होगा वो क्या होगा? एच म्यू। और जो एच म्यू है यहाँ पे, वो क्या है? एनर्जी ऑफ प्लांक, हो सॉरी, फोटोन एनर्जी। ठीक है, एच म्यू क्या है यहाँ पे? फोटोन एनर्जी। अब जो एनर्जी होती है वो एच म्यू ही क्यों होती है, ये चीज़ें हम जानेंगे जब हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स में हम पढ़ेंगे मैक्स प्लांक का एक्सपेरिमेंट। मैक्स प्लांक का जब एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो एनर्जी होती है, एनर्जी एच म्यू ही क्यों होती है। ओके, सो वो हम देखेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में। यहाँ पे आप याद रखना, जो नील्स बोर ने जो एक्सपेरिमेंट दिया था वो क्या दिया? ई आई माइनस में ई एफ इज इक्वल टू में एच म्यू। ओके, ठीक है, इतना हमें आ गया था समझ। अब हम बात करेंगे कि लाइक जो रेडबर्ग ने फॉर्मूला दिया था, रेडबर्ग ने फॉर्मूला क्या दिया था? 1/λ इज इक्वल टू में आर, एंड 1 में ni स्क्वायर माइनस में 1 में nf स्क्वायर। ni जहाँ पे लेस देन था nf से। ओके, सो रेडबर्ग ने ये फॉर्मूला दिया था। नील्स बोर ने क्या किया? इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन किया फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, कि ये फॉर्मूला आ कैसे रहा है। तो इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करने के लिए उसने क्या किया? ये वाली उसकी इक्वेशन थी। फिर उसने बोला था कि मैंने एक एनर्जी की इक्वेशन ड्राइव की थी, और उसकी एनर्जी की इक्वेशन क्या थी? माइनस में m(E4) डिवाइडेड बाय 8 h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ओके, एंड z² अपॉन में n²। ठीक है, रेडबर्ग ने दूसरी चीज़ें, सॉरी रेडबर्ग नहीं, नील्स बोर,
नील्स बोर ने क्या बोला था मॉडल में अपने कि जो एनर्जी होगी ऑर्बिट्स जो होंगे उनकी एनर्जी होगी nth ऑर्बिट्स की एनर्जी क्या होगी माइनस में m e4 में 8h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। h क्या है यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट, जैसा कि मैंने बताया था कि h में जो एनर्जी होती है इस पे h क्या है प्लांक कांस्टेंट। यहीं से आपको समझाना चाहिए कि जो ये लो दिया था सॉरी जो एनर्जी दी थी h में जो होती है फोटॉन्स की, ये किसने दी थी मैक्स प्लांक ने फर्स्ट टाइम ड्राइव किया था। ये ड्राइव किया था उन्होंने 1900 के अंदर। ओके, उसके बाद उसी का यूज करके यहाँ पे नील्स बोर ये चीज़ें लेके आते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। ओके, नेक्स्ट चीज़ अब यहाँ पे इसके बाद जो हम एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे, इसके बाद आते हैं 1908 के अंदर जिसको हम पढ़ते हैं रिट्ज कॉम्बिनेशन फॉर्मूला। ठीक है, रिट्ज फॉर्मूले कॉम्बिनेशन फॉर्मूला के नाम से जानते हैं प्रिंसिपल। और उन्होंने क्या बोला था कि जो एनर्जी डिफरेंस होता है, ये तो हमने क्या बोला एनर्जी डिफरेंस, ठीक है, वो लेके आए थे कि जो फ्रीक्वेंसी होती है फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बिटवीन स्पेक्ट्रल लाइंस। और ये फ्रीक्वेंसी डिफरेंस जो उन्होंने दिया था ये उन्होंने किससे दिया था डेल म्यू इज इक्वल टू में टी इनिशियल माइनस में टी फाइनल। ओके, अब आप बोलोगे टी इनिशियल क्या था, टी इनिशियल हमारे पास था जो एनर्जी थी हमारे पास, ओके, डिवाइडेड बाय एस सी माइनस में एनर्जी क्या थी हमारे पास सॉरी एस सी। और इसको हमने आई थिंक मैंने क्लास में बताया था आपको, इसको हमने बोला था टर्म वैल्यू। ठीक है, टर्म वैल्यू। ओके, ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी हमारी क्लास के अंदर। ओके, इतना हो गया। अब इस चीज़ में हमने क्या किया था, जो टर्म वैल्यू होगी किस में होगी सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर। अब यहाँ पे एक डाउट होगा कि लाइक हम जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस ले रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर जूल में ना लेके हम लेते हैं क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को हम डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट या जूल में ना लेके हम उसको लेते हैं सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर। सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर मेनली लेने का यही फ़ायदा है जो उस वक्त पे साइंटिस्ट ने देखा कि जब हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं लाइक यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन कर रहे हैं या फिर हम वेवलेंथ निकालते हैं, तो वेवलेंथ बेसिकली क्या होता है मीटर्स में निकालते हैं और फ्रीक्वेंसी हम निकालते हैं हर्ट्ज में। तो एज ए एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल को मीटर में कन्वर्ट करना या हर्ट्ज में कन्वर्ट करना एक कैलकुलेशन ही लेंथी हो जाती है कैलकुलेशन, क्योंकि छोटे लेवल के लिए तो ये थोड़ा इजी है, बट जब हम बड़े लेवल में जाएंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी हो जाती है। इस वजह से उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट या जूल में ना लेकर उस वक्त साइंटिस्ट ने क्या निकाला यहाँ पे टर्म वैल्यू जो निकाली थी, किसने निकाली थी चीज़ें रिट्ज कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल। ठीक है, ये उन्होंने दिया था 1908 के अंदर। और उस वक्त उन्होंने बोला जो डिफरेंस ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस होगा वो क्या होगा टी आई माइनस में टी एफ। ठीक है, ये चीज़ें हमें इतना समझ में आ गई थी। अब इसके बाद क्या होता है वो चीज़ हम देखते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम एक्सप्लेनेशन में हम कहीं और क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम आते हैं बैक ऑन अवर टॉपिक नील्स बोर। नील्स बोर में उन्होंने ये बोला कि इनिशियल माइनस फाइनल क्या होगा एच म्यू। ठीक है, एनर्जी हमें पता थी, एनर्जी क्या होती है me4 में 8h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, यहाँ पे z² में n²। ओके, इतना समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब इसके बाद ये सारी वैल्यू हमें ये जो निकालना है, ये अभी किस में है ये चीज़ें इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर एनर्जी जो हमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अगर फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ हमें निकालनी है, यहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच का डिफरेंस जो निकालना है वो सॉरी वो हम किस में निकालेंगे वेवलेंथ के रूप में। ओके, सो उसके लिए हम करते हैं ठीक है, ये चीज़ें हम यहाँ पुट करते हैं वहाँ पे। ठीक है, सो पहले तो हम देख ले कि एच म्यू, और हम जानते हैं कि म्यू क्या होता है। हम करेंगे इस साइड में अपना अलग रफर
म्यू होता है अपना सी अपॉन लैम्डा, ठीक है, जो हम जानते हैं। तो हमें क्या निकालना है, लैम्डा ओनली। यहाँ से हमारे पास एच म्यू क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन लैम्डा। दैट मीन अगर हम निकालते हैं 1 अपॉन लैम्डा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एच सी अपॉन लैम्डा है ना, और एल एच एस के अंदर अपना क्या है, ई आई माइनस में ई एफ, ये आ जाएगा डिवाइड में एस सी, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट देते हैं, सॉरी सेकंड देते हैं, इक्वेशन देते हैं इसको थर्ड। सो इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हमारे पास क्या आता है, माइनस में एम ई फोर अपॉन में 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर माइनस में एम ई फोर और यहाँ पे जेड स्क्वायर अपॉन में एन आई स्क्वायर माइनस माइनस ई फोर जेड स्क्वायर अपॉन में एम एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एंड फाइनल स्क्वायर डिवाइडेड में एच सी एंड इज इक्वल टू में 1 अपॉन में लैम्डा, ठीक है। ये क्या आ गया अपने पास, एज ए वेवलेंथ 1 अपॉन लैम्डा, और जिसको हम किस में डिनोट करते हैं, वेव नंबर से म्यू, ठीक है। इतना आ गया हमारे पास। तो सोल्व करते हैं इस इक्वेशन को। तो जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे तो हमारे पास क्या है, 1 अपॉन लैम्डा, जो कि इक्वल्स किसके है, म्यू बार के, ठीक है। वहाँ से सोल्व करेंगे तो वहाँ पे देखो कॉमन क्या चीज़ें आ रही हैं, एम ई फोर जेड स्क्वायर डिवाइडेड में एम एच स्क्वायर यहाँ पे है, एच यहाँ पे एच क्यूब, एम 8 एच क्यूब एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एंड सी, ठीक है। अंदर क्या बच रहा है, अब यहाँ पे ये चीज़ें माइनस है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो प्लस हो रहा है विच मीन्स 1 अपॉन में एन एफ स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में एन आई स्क्वायर, ठीक है। नाउ वी नो दैट एम क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, ई फोर क्या है कांस्टेंट, 8 कांस्टेंट, एच प्लैंक कांस्टेंट कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कांस्टेंट, सी कांस्टेंट, ठीक है। सो एम ई फोर उनमें 8 एच क्यूब एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एंड सी, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट, और कांस्टेंट में भी क्या लेते हैं इसको आर में, ठीक है। और आर हमारा क्या है यहाँ पे, रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपको पता ही होगी, मैंने बार बार बताई है। क्या है इसकी वैल्यू कमेंट में बताना, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या होगी कांस्टेंट, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई फाइनली, फाइनल हमारे पास इक्वेशन आ गई म्यू वाई इज इक्वल टू में 1 अपॉन में लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन में एन एफ स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में एन आई स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पे एन आई क्या है, ग्रेटर देन है एन एफ से, ठीक है। सेम इक्वेशन है। अब आप सोच रहे हो कि एफ और आई में डिफरेंट हो रहे हैं, तो यहाँ पे देखो आई क्या है, ग्रेटर देन, लाइक आई क्या है, हायर एनर्जी स्टेट। इस फॉर्मूले में क्या था, आई लोअर एनर्जी स्टेट, विच मीन्स अगर हम सैम्पल चेंज कर दें, यहाँ पे नोटेशन के चेंज कर दें, तो सेम फॉर्मूला है यहाँ पे जो रेडबर्ग ने दिया था। रेडबर्ग ने कब दिया था, 1890 के अंदर, और जो बोर्ड ने दिया था 1913 के अंदर, दोनों सेम फॉर्मूलाज है। मतलब जो हम मान के चल रहे थे रेडबर्ग को एज ए बैच बेंचर, उसने ये चीज़ें बता तो दी फॉर्मूला, ठीक है, बट एक्सप्लेन नहीं कर पाए उस फॉर्मूला, क्योंकि वो फॉर्मूला कैसे आ रहा है। वही चीज़ें नील्स बोर, जो कि हम एज ए प्रिंसिपल या मान के चल रहे हैं, प्रिंसिपल या उस सब्जेक्ट का प्रोफेसर है, ठीक है, उस फॉर्मूले के लिए उन्होंने 1913 के अंदर इस प्रॉब्लम को सोल्व किया, और उन्होंने बताया कि जो तो ये फॉर्मूला दे रहा है, ठीक है, वो फॉर्मूला यहाँ से आएंगे, जो मैंने पोस्टुलेट्स अपना दिया था, उस पोस्टुलेट्स के थ्रू ये फॉर्मूला मैंने ड्राइव किया है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला कहाँ से आया था, यहाँ से। और इसमें आपने देख लोगे कि जेड नहीं है, तो ये चीज़ें आप हम जानते हैं कि
फॉर हाइड्रोजन एटम, बिकॉज हम ओनली हाइड्रोजन एटम पे वो कर रहे थे उस वक्त पर रिसर्च फॉर हाइड्रोजन एटम्स। जेड इज इक्वल टू क्या होता है 1। सो स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए जो फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया, म्यू इज इक्वल टू में 1/λ, इसको बोलते हैं आर। जेड की वैल्यू 1 हो गई, 1 में ni² माइनस में या nf² कर लो, 1 में nf²। ठीक है, आई यहाँ पे करेंगे थोड़ा बेटर लगेगा क्योंकि हम इनिशियली अपर स्टेट को मान के चल रहे हैं। ठीक है, और ये किस में आएगा हमारे पास, सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर। ठीक है, और ये किस को ऑलरेडी नाम दे रखा था हमने, रेडबर्ग इक्वेशन। मतलब उन्होंने क्या किया, नाम चेंज नहीं किया, उन्होंने बोला कि ठीक है मैं नाम सेम रहने दूंगा रेडबर्ग इक्वेशन, बट ये इक्वेशन आ कहाँ से रही है वो मैं बताऊंगा तुम्हें। तो नील्स बोर ने क्या किया, इस इक्वेशन को पहले तो सेटिस्फाई किया, जहाँ से हम स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में जान रहे थे। पहली चीज़ उन्होंने ये की। ठीक है, सेकंड चीज़ उन्होंने क्या की, उन्होंने जैसे कि हमने अभी तक पढ़ा था कि एनर्जी आ रही है, स्पेक्ट्रल हमें मिल रही है, कहीं पे मिसिंग्स आ रही है, कहीं पे कुछ लाइंस की स्पेसिफिक लाइन मिसिंग हो रही है, कहीं पे कुछ स्पेसिफिक लाइंस की कलर्स ऑफ स्पेसिफिक लाइंस ही हमें मिल रही है। तो वो चीज़ें कैसे मिल रही हैं, कैसे मिसिंग हो रही है, उन सब चीज़ों को इसने डिस्पोज किया था। तो पहले तो उन्होंने ये किया। ठीक है, आगे तुम्हें समझ। सेकंड, अब तुम्हें देखा होगा कि नील्स बोर ने क्या किया था, नील्स बोर ने किया था कि जो एनर्जी लेवल्स हैं वो कॉन्टिन्यूस ना होके क्वांटाइज लेवल के अंदर है। अपने मॉडल के अंदर उन्होंने बताया था क्वांटाइज एनर्जी लेवल है, और वो कैसे स्टेबल है उन्होंने ये भी बताया था। उन्होंने बताया था जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होगा, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एक कक्षा होगी, सर्कुलर ऑर्बिट जो होगा उसकी, उसके अंदर वो आराम से रह पाएगा, ना वो न्यूक्लियस की तरफ गिरेगा, ना न्यूक्लियस को छोड़ के कहीं जाएगा। ठीक है, तो सेकंड में उसने क्या बोला था कि मतलब सेकंड उसने जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समझाया था वो कैसे समझाया था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम using the idea of quantized energy level। एनर्जी लेवल्स। ठीक है, इन्होंने क्वांटाइज एनर्जी लेवल के थ्रू वो चीज़ें समझाई। फिर इन्होंने वो सेम चीज़ें बोला कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अपने मॉडल के अंदर जो बताया था इन्होंने, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एनर्जी हायर एनर्जी स्टेट के अंदर है तो एनर्जी इमिट करके लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर आ रहा है, या फिर जब हम उसे हीट दे रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, लोअर एनर्जी स्टेट वाला जो इलेक्ट्रॉन है उस एनर्जी को लेके हायर एनर्जी स्टेट के अंदर जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ें वो कर रहा है। तो सेकेंड चीज़ इसको क्या हुई, सॉरी थर्ड क्या हुआ कि स्पेक्ट्रल लाइन हमें कैसे मिल रही है। ठीक है, सो इसने बोला कि व्हेन वी हीटेड एनी एलिमेंट या एटम, ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन absorb some specific energy of specific frequency। ठीक है, and get excited। ठीक है, after some few time, after some time day
de excited from their excited state to नॉर्मल या फिर ओरिजिनल स्टेट एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड they emit energy in the form of light। ठीक है, उसने ये चीजें किसमें की, इमिट की। ठीक है, तो उसने क्या बोला, ये चीज उसने इमिट की। अब हमें क्या हो रहा था कि स्पेक्ट्रल लाइन जो हमें मिल रही थी, स्पेक्ट्रल लाइंस में हमें कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही है। जैसे कि हमारे क्या हो रहा था कि मान लो कोई यहाँ पे हम एटम्स ले रहे हैं, ठीक है, कोई एटम है, इसके ऊपर लाइट्स इमिट की जा रही है। ठीक है, लाइट इमिट की। अब एटम्स के इधर क्या मिले, कुछ स्पेक्ट्रम्स हमें मिल रहे हैं, और इसके जो बीच के एटम स्पेक्ट्रम्स हैं, ये वाले, ये क्या है, मिसिंग है। तो इसने क्या बोला कि जो मिसिंग स्पेक्ट्रम्स हैं, ये मिसिंग स्पेक्ट्रम्स वही हैं, उन्हीं स्पेसिफिक वेवलेंथ वाले हैं जो वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन द्वारा ऑब्जर्व करके एक्साइटेड स्टेट के अंदर गए थे। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या बोला, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब सम एनर्जी ऑफ स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी, जिन स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी की एनर्जी को इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्व किया था। अब जो चीज़ें इन्होंने एब्जॉर्व करी वो चीज़ें इलेक्ट्रॉन ने ली, एंड वो ही हमारे पास क्या हुआ, आगे स्पेक्ट्रम के अंदर मिसिंग है। फिर जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेड होके दोबारा अपने नॉर्मल स्टेट के अंदर आ रहे हैं, तो उस वक्त जो एनर्जी एब्जॉर्व कर रहे हैं वो हमें एज ए स्पेक्ट्रम हमें वो एनर्जी दिख रही है। ठीक है, ये चीज़ें किसने की, नील्स बोर ने, और इनको इसने नाम क्या दिया, after this experiment he exposed the region behind it। क्या बोला उन्होंने कि when electron observed some specific wavelength energy, when electron observes some specific wavelength energy, then their corresponding spectral lines were missing in spectrum, and when the electron falls from
हायर एनर्जी स्टेट, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। टू ओरिजिनल स्टेट, ठीक है। दे इमिट एनर्जी in the form of light, which we were seen which we show in spectrum, ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ की एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है जो हमें मिसिंग्स हैं, ठीक है। अब जो मिसिंग्स थी उन्होंने उसको क्या बोला, इन्होंने एब्जॉर्प्शन लाइंस, जो एब्जॉर्ब हुई। फिर उन्होंने बोला कि जब वो इलेक्ट्रॉन्स डी एक्साइटेड होके एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो उस वक्त पे क्या हो रहा है, उस वक्त पे ये हो रहा है कि जो एनर्जी है, जो एनर्जी इमिट कर रहा है, वो एनर्जी इमिट किसके फॉर्म में कर रहा है, लाइट की फॉर्म में कर रहा है। और वही लाइट हमें क्या मिल रही है, स्पेक्ट्रम के ऊपर मिल रही है। जहाँ पे हम स्पेक्ट्रम देख रहे हैं उस स्पेक्ट्रम में हमें वही स्पेसिफिक लाइट्स हमें मिल रही है, ठीक है। और जो हमें स्पेसिफिक लाइंस ये मिल रही हैं उनको इसने क्या बोला, एमिशन लाइंस, जो बंसन एंड किरचॉफ ने ऑलरेडी बोल दिया था, ठीक है। बंसन एंड किरचॉफ किस में फेल हुआ था, एब्जॉर्प्शन लाइन के अंदर, कि वो स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट वे में क्यों है। नील्स बोर ने क्या किया, उस पूरे फेनोमेने को समझाया अपने इस एक्सपेरिमेंट में कि जो हमें लाइंस मिल रही हैं, ठीक है, जो हमें ये लाइंस मिल रही है स्पेक्ट्रल लाइंस, ये ऐसे ही क्यों मिल रही है। इन्होंने बताया कि जो बीच की मिसिंग्स लाइन है ये वाली, ये मिसिंग्स लाइन कहाँ है, ये लाइंस वही है जिनके रिगार्डिंग जो इनकी वेवलेंथ थी उसको जो इलेक्ट्रॉन था उसने एब्जॉर्ब किया एंड अपने एक्साइटेड स्टेट के अंदर वो गए, ठीक है। या फिर वो फ्री फ्रॉम द एटम्स, मैंने बताया था आपको एटम्स के अंदर एटम्स की जो एनर्जी होती है वो किस में होती है, नेगेटिव में। सॉरी, एटम्स की एनर्जी नहीं, इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है, अगेन सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स की कोई एनर्जी नहीं होती। इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी लेवल्स के अंदर होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो किस में होती है, नेगेटिव में, ठीक है। तो अब नेगेटिव में एनर्जी है, तो अगर हम उसके ऊपर एनर्जी दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी को लेंगे। इलेक्ट्रॉन्स अगर उस एनर्जी को ले रहे हैं तो वो क्या करेंगे, उस एनर्जी को एक्सेप्ट करके वो अपने से हायर स्टेट के अंदर जाएंगे या फिर फ्री होने की कोशिश करेंगे। क्योंकि न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियस थे उसके जो सबसे पास वाला एनर्जी लेवल होता है, एनर्जी लेवल उसकी क्या होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब -13.6 से बाहर जितना न्यूक्लियस के दूर जाएंगे उसकी एनर्जी क्या होगी, कितनी कम होती जाएगी। और एनर्जी कम कैसे होगी इलेक्ट्रॉन की, जब वो बाहर से किसी एनर्जी को लेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बाहर से एनर्जी लेता है और न्यूक्लियस से दूर होता हुआ चला जाता है, ठीक है, जो कि हम बोलते हैं एक्साइटेशन, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन, ठीक है, एक्साइट हो रहे हैं। और अगर हम एक लेवल के बाद, जैसे कि हम 13.6 -13.6 इलेक्ट्रॉन है, अगर हम 13.6 प्लस में इसको एनर्जी देते हैं तो ये क्या होता है, न्यूक्लियस से फ्री हो जाता है, जिसको हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमने सारी डिस्कस कर ली थी। तो जो अभी तक इस नील्स बोर से पहले जो साइंटिस्ट आए, साइंटिस्ट कौन कौन से आए, नील्स बोर से पहले साइंटिस्ट हमारे पास आए, पहले न्यूटन है। न्यूटन ने प्रिज्म के रूप में व्हाइट लाइट को स्पेक्ट्रम के रूप में बताया था, बट उसको डिफाइन नहीं कर पाया। नील्स बोर के बाद कौन से आए थे, नील्स बोर के आए थे थॉमस मिलविल। थॉमस मिलविल आया था हमारे पास, थॉमस मिलविल आया था हमारे पास 1752 के अंदर। 1752 के अंदर जब थॉमस मिलविल आए तो उन्होंने भी क्या बताया, सोडियम एटम लिया, सोडियम एलिमेंट लिया, सोडियम एलिमेंट को फ्लेम के ऊपर जलाया। सोडियम एलिमेंट को जब फ्लेम के ऊपर जलाया तो उन्होंने पाया है कि वहाँ से एक लाइट निकली, हम येलोइश कलर की, येलोइश कलर को लाइट को उसने जब प्रिज्म के ऊपर डाला तो अगेन उसको एक स्पेक्ट्रम मिला डिस्क्रीट वे के अंदर। बट वो उसी चीज़ को एक्सप्लेन करने में फेल हुआ कि वो डिस्क्रीट वे के अंदर क्यों मिल रहा है, ठीक है। ये इतना हो गया। फिर उसके बाद अपन हमारे आते हैं फ्रोनोफर। फ्रोनोफर ने क्या बोला कि फ्रोनोफर ने जो स्पेक्ट्रम में मिल रहे हैं वो तो ठीक था, बट स्पेक्ट्रम के अलावा हमें क्या मिल रहा है वहाँ पे, कुछ मिसिंग लाइन भी मिल रही है, जो कि जैसे कि इस वे में, ठीक है। अब ये मिसिंग लाइन हमें क्यों मिल रही है, ये चीज़ें वो एक्सप्लेन करने में तो फेल हुआ। बट जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था उन्होंने फर्स्ट बाल्मर सीरीज दी थी अपनी,
ठीक है। जो फर्स्ट बाल्मर एच अल्फा थी वो दी थी, क्योंकि उन्हें एक्सपेरिमेंट के लिए उन्हें मिला था कि एक रेड लाइट उन्हें ऑब्जर्व हो रही है जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और ये किस में किया था उन्होंने, सोलर स्पेक्ट्रम के थ्रू, ठीक है। इसके बाद कौन आते हैं, इसके बाद हमारे आते हैं बंसन एंड किरचॉफ। बंसन एंड किरचॉफ ने क्या बोला था, बंसन एंड किरचॉफ ने बोला था कि लाइक उन्होंने सिर्फ सोडियम पे एक्सपेरिमेंट ना करके सोडियम के साथ साथ पोटेशियम लिया, पोटेशियम के साथ लिथियम लिया। इन तीनों एलिमेंट के साथ उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट किया जो थॉमस मिलविल ने किया था। उन्होंने क्या देखा कि जब तीनों अलग अलग एलिमेंट्स को फ्लेम के ऊपर जलाया जा रहा है तो अलग अलग तरह की ब्राइट लाइन्स हमें मिल रही है। अब वो ब्राइट लाइन्स को जब उन्होंने फ्रिजिंग के ऊपर डाला तो वही अगेन स्पेक्ट्रम मिल रहे हैं, बट स्पेक्ट्रम के अंदर उन्होंने क्या पाया कि जो अलग अलग लाइन्स के कलर की हमें ब्राइट लाइन मिलती है अलग अलग एलिमेंट से, तो उनके स्पेक्ट्रम भी क्या थे, अलग अलग पैटर्न्स के अंदर। तो उन्होंने डिस्कवर किया कि जब हम किसी अलग अलग एलिमेंट्स को हम जलाते हैं तो अलग अलग एलिमेंट्स के लिए स्पेक्ट्रल लाइन का जो सेट होता है वो भी क्या होगा, अलग अलग। यहाँ से हमें दिखा कि जो अननोन एलिमेंट्स है या फिर मिसिंग एलिमेंट्स है, किसी का हमने रिसर्च की तो उस चीज़ की स्टडी यहाँ से शुरू होती है कि लाइक ये चीज़ें कौन सा एलिमेंट हो सकता है, तो उसका हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। बंसन एंड किरचॉफ आ गया। बंसन एंड किरचॉफ के बाद कौन सा था, बंसन एंड किरचॉफ के बाद आते हैं बाल्मर। बाल्मर ने क्या किया, तो बाल्मर ने मेनली जो काम किया था उन्होंने किया था कि जो ये एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है और हमें लाइट जो स्पेक्ट्रम मिल रहा है उसको एक मैथमेटिकली फॉर्मूला के अंदर ड्राइव किया था। मैथमेटिकल फॉर्मूला कौन सा था, 1/λ इक्वल टू में आर एंड सॉरी 1/λ इक्वल टू में आर क्या था अपना रिबर कॉन्स्टेंट, एंड 1/2 का स्क्वायर माइनस में 1/n स्क्वायर। टू क्या था कि n इज इक्वल टू 2, सेकेंड एक्साइटेड लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल पे हमें वो आ रही है। इससे अपर एक्साइट लेवल की जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो डी एक्साइड होगी यहाँ पे आ रही है, फिर इससे जो एनर्जी निकल रही है वो हमें स्पेक्ट्रम के रूप में मिल रही है। ये किसने बताया, बाल्मर ने। बाल्मर के बाद कौन सा है, रिडबर्ग। रिडबर्ग क्या था हमारे पास, एज ये हम जैसे कि हमने मेंशन किया था, बाल्मर क्या था, एक मिडल जो टॉपर होते हैं, एवरेज टॉपर होते हैं, और रिडबर्ग क्या था, बैक बेंचर, ठीक है। इन्होंने बाल्मर का फॉर्मूला कॉपी किया और उन्होंने क्या किया, सिर्फ n इक्वल टू 2 पे ना लेके n इक्वल टू 1 पे, n इक्वल टू 3 पे, n इक्वल टू 4 पे भी आ सकते हैं, उनके हायर स्टेट से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और वहाँ से जो एनर्जी निकली वहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, स्पेक्ट्रम हमने निकाले थे। ये किसने दिया था, रिडबर्ग ने। अब रिडबर्ग के बाद रिडबर्ग ने ये फॉर्मूला दे तो दिया था, बट रिडबर्ग ने ये फॉर्मूला देने के बाद इसको एक्सप्लेन करने में फेल हुआ कि ये चीज़ें कैसे नहीं है। उसके बाद आते हैं 1913 के अंदर नील्स बोर। नील्स बोर ने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी, ये एक्सप्लेन अच्छे से वेल डिफाइन एक्सप्लेन किया, अपने पोस्टुलेट्स का यूज किया। पोस्टुलेट्स को यूज करके फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने क्या किया, रिडबर्ग ने जो एक फॉर्मूला दिया था, एंड रिडबर्ग ने क्या फॉर्मूला दिया था हमें, रिडबर्ग ने फॉर्मूला दिया था 1/λ इज इक्वल टू में आर, 1/h माइनस में 1/h इनिशियल स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पे उन्होंने बताया था जो f है इज लेस देन h इनिशियल, ठीक है। एंड जो r है हमारे पास क्या है, ये रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स, ठीक है। ये फॉर्मूला इन्होंने दिया। नील्स बोर ने क्या किया, इस फॉर्मूला को पहले डिफाइन किया, ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है, यहाँ पे ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हो रहा है, जो कि उस वक्त तक काम करने लग गया था, बट ड्राइव कैसे हो रहा है वो सारी चीज़ें बताई। फिर नील्स बोर ने बताया कि जो स्पेक्ट्रल लाइन्स मिसिंग है या फिर जो स्पेक्ट्रल लाइन्स हमें दिख रही है वो कैसे आ रही है, किस वे में आ रही है, ये सारी चीज़ उन्होंने बताई, ठीक है। अब ये ना कि लाइक ये सारी चीज़ें हमें मिल गई। एक मिनट रुकना, मार्कर थोड़ा लाइट हो गया है। ओके, बैक ऑन द टॉपिक। अब इनसे नील्स बोर ने सारी चीज़ें दी, इससे हमें रिजल्ट क्या मिला। फर्स्ट ऑफ ऑल रिजल्ट तो हमें ये मिला कि बोर मॉडल क्या था, गिव द फर्स्ट क्लियर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। इसने क्लियरली बोल दिया था कि जो ए एटम्स होते हैं, वाई एटम्स इमिट स्पेसिफिक कलर ऑफ लाइट्स, ठीक है। फर्स्ट क्या बोला, बोर मॉडल फर्स्ट clear explanation about why atoms emit specific colors of light, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने दी फर्स्ट की चीज़ें क्या सारी चीज़ जो अभी तक हम पढ़ते हैं, जितने मॉडल हमने इससे पहले जो 6 मॉडल्स पढ़े थे, उस मॉडल में हमारा लास्ट में जाके फेलियर और टॉपिक क्या था, ठीक है हमें ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, बट ये फेल हो क्यों रही है, मतलब ये काम कर क्यों रही है, फेल तो हो रहा था, ये काम कर कैसे रही है, उस चीज़ को क्लियर एक्सप्लेन किया नील्स बोर ने, ठीक है।
connected quantum idea with real observation. It connect with real observation, ठीक है. इट कनेक्टेड क्वांटम आइडिया विद रियल ऑब्जर्वेशन. सारी चीज़ें उन्होंने रियल में की, उन चीज़ों को ऑब्जर्व किया. क्वांटम आइडिया हमें पता था क्वांटम में जा रहा है, क्योंकि डिस्क्रीट एनर्जी लेवल किस में आ रहा था, क्वांटम में हमने इसको डिस्क्राइब कर रहे थे, ठीक है. उस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन किया, वो सारी चीज़ें थी यहाँ पे. तीसरा इसका क्या था, इमेजर स्टेप ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स. ठीक है. क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर कैसे इसमें यहाँ से हमने क्या किया, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर कदम रखा. हालांकि हमने क्वांटम मैकेनिक्स 1900 के अंदर ही 1900 के अंदर हम स्टार्ट हो गए थे विद प्लांक प्रिंसिपल, ठीक है. बट उसके बाद हमने एनर्जी लेवल्स के जो बारे में पढ़ना किया, एटम्स के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया, एटम्स की जो स्पेक्ट्रल लाइन्स हैं उनके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया. वो सारी चीज़ें हमने की यहाँ से स्टार्ट. ओके, ये चीज़ हो गई. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और ये सारी किस में पढ़ रहे हैं हम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, हाइड्रोजन एटम के बारे में, या फिर हम बोल सकते हैं हाइड्रोजेनिक एटम्स के बारे में, जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है. ये चीज़ें थी. अब इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या पड़ा एटॉमिक फिजिक्स के ऊपर, ठीक है. इम्पैक्ट ऑफ एटॉमिक फिजिक्स. एटॉमिक फिजिक्स, तो एटॉमिक फिजिक्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा. एटॉमिक फिजिक्स के ऊपर जो फर्स्ट इम्पैक्ट पड़ा वो पड़ा इसका वैलिडेशन ऑफ क्वांटम थ्योरी. वैलिडेशन ऑफ क्वांटम थ्योरी, मतलब जो हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक क्वांटम थ्योरी, जो हमने इससे पहले भी कर रहे हैं कि जो डिस्क्रीट हो रहा है, ये डिस्क्रीट वे के अंदर स्पेक्ट्रम मिल रहे हैं, बट क्यों मिल रहे हैं वो चीज़ें हमें नहीं पता थी. उस चीज़ को इन्होंने वैलिड किया नील्स बोर ने, कि वो चीज़ें हमें डिस्क्रीट वे के अंदर क्यों मिल रही है. वो सारी क्वांटम जो थ्योरी हम पढ़ते आ रहे हैं, क्वांटम माइक्रो पार्टिकल्स के अंदर हम पढ़ते आ रहे हैं, वो चीज़ ऐसे क्यों हो रही है, उन सारी चीज़ों को इन्होंने एक्सप्लेन किया यहाँ पे, ठीक है. सेकेंडली चीज़ इन्होंने क्या बोला, डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स. डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स. क्वांटम मैकेनिक्स कैसे डेवलप हुई, इसके बाद से एटम के बारे में जो एनर्जी लेवल था. अभी तक क्लासिकल के अंदर हम क्या पढ़ते आ रहे थे, एनर्जी या तो कॉन्टिन्यूसली रिड्यूस होती है, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होती है, ठीक है. क्वांटम में आके हमें पहली बार पता चला था कि एनर्जी कॉन्टिन्यूस नहीं होगी, डिस्क्रीट वे के अंदर इंक्रीज हो रही है, डिस्क्रीट वे के अंदर डिक्रीज हो रही है, ठीक है. उस चीज़ को किसने एक्सप्लेन किया, बोर ने, ठीक है. थर्ड वन इसका हमें पता चला था एलिमेंट आइडेंटिफिकेशन. एलिमेंट आइडेंटिफिकेशन में हमें पता चला था कि लाइक ये चीज़ें कैसे वर्क कर रही है. एलिमेंट आइडेंटिफिकेशन हालांकि हमें बंसन एंड किर्चॉफ के लॉ में पता चल गया था, उनके एक्सपेरिमेंट में पता चल गया था, बट यहाँ पे हमें क्या पता चला कि वो एक्सपेरिमेंट कैसे वर्क कर रहा है. उस एक्सपेरिमेंट में जो काम हो रहा है उसके अंदर माइनर चीज़ें अंदर उसके जो काम हो रही है वो कैसे वर्क कर रही है, ये सारी चीज़ें बताई नील्स बोर के एक्सपेरिमेंट ने, ठीक है. ये हो गया एलिमेंट आइडेंटिफिकेशन. फोर्थ इसका होता है लेजर एंड क्वांटम टेक्नोलॉजी. लेजर एंड क्वांटम टेक्नोलॉजी, जो लेजर हम आज पढ़ रहे हैं, लेजर टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, क्वांटम टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, बहुत माइक्रो पार्टिकल्स के लिए, उसका जो ओरिजिन था, जो स्टार्टिंग फेज मिला, उसको कहाँ से मिला, नील्स बोर के इस क्लियरली एक्सप्लेनेशन से, कि सारी चीज़ें एटम्स के अंदर कैसे वर्क कर रही हैं, ठीक है. फिफ्थ पॉइंट इसका क्या था, इसका रियल इम्पैक्ट जो पड़ा था उसमें किसमें पड़ा था, एस्ट्रोफिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी.
कोस्मोलॉजी के अंदर क्या पढ़ा कि हमने पढ़ा था स्पेक्ट्रल लाइंस क्या बता रही थी, कॉम्पोजिशन ऑफ स्टार्स बता रहे थे, उनका टेम्परेचर, उनके मोशंस कैसे क्या वर्क कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें उसने किससे डिफाइन की यहाँ पे, स्पेक्ट्रल लाइंस का। क्योंकि अभी तक हमारा जो मेन चीज़ें थी इनको समझने की, वो क्या था, स्पेक्ट्रल लाइंस क्यों बन रही है, उस स्पेक्ट्रल लाइंस को समझते ही कि स्पेक्ट्रल लाइंस ऐसे ही क्यों बन रही है, यहाँ पे मिसिंग स्पेक्ट्रल लाइंस है, कुछ हमें स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही है, कुछ ब्राइट मिल रही है, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, उसको बोर ने जैसे ही समझाया ये सारी चीज़ें हमारे ऑटोमेटिकली हमें समझ में आ गई। ठीक है, तो ये क्या था इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ऑफ एटॉमिक फिजिक्स। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अब जो इसने स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए जो फॉर्मूला दिया था बोर ने, जो बेसिकली तो रिडबर्ग ने दिया था बट इसको एक्सप्लेन किया था, ni² माइनस में 1 में nf²। ठीक है, अब यहां से हमारे पास जो पहली सीरीज आ चुकी थी, बाल्मर सीरीज, ठीक है, और बाल्मर सीरीज हमारे पास कैसे आई थी कि जो n इनिशियल है, सॉरी n इनिशियल यहां नहीं होगा, इन्होंने क्या बताया था, जो इनिशियल है 3 4 5 6 एंड सो ऑन, यहाँ से क्या आ रही है ये एन फाइनल इज इक्वल टू में 2 पे। और मैंने बाल्मर में आपको बताया था, बाल्मर ने सिर्फ क्या बताया था 3 4 5 6 4 स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में ही डिफाइन कर पाया था, 4 के बाद वो डिफाइन नहीं कर पाया कि इसके बाद क्या हो रही है। रिडबर्ग ने दिया, बोर ने जब इस चीज़ को एक्सप्लेन किया, उसके बाद हमें इन 4 के बाद की जो भी एनर्जी लेवल्स हैं उनसे भी हमें डिफाइन हो गया कि इसके बाद क्या होगा और कहाँ पे आ रही है, NF इक्वल टू 2 पे। इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद सिंपल वे में अगर हम समझते हैं तो जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज होती जाएगी और एक टाइम के बाद हमें पता ही है कि अगला एक इनफाइनाइट जा रहा है तो हमें एक सिंगल जो इसकी वजह से NF इक्वल टू 2 की जो वेवलेंथ है ये हमें मिलेगी। ठीक है, एज इनफाइनाइट वे में। तो बाल्मर ने ये चीज़ें दी और इन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल सीरीज। ठीक है, बाल्मर की जो स्पेक्ट्रल सीरीज थी ये कब आई थी हमारे पास, 1885 के अंदर ही आ चुकी थी हमारे पास ये वाली। ठीक है, अब इसके बाद मतलब बोर ने क्या किया था, बोर ने सिर्फ किया था विजिबल लाइट्स के ऊपर। ठीक है, ये किस में आया था, सिर्फ विजिबल लाइट्स के लिए। ठीक है, बोर ने जो इसके बाद जो आया था लाइमन, इसने क्या बोला कि चलो विजिबल तो है, थोड़ा क्वांटम तो हम बढ़ चुके आगे, भले ही हमें समझ में नहीं आ रहा हो कि स्पेक्ट्रल लाइंस क्यों आ रही है, बट इनके ऊपर हम स्टडी तो कर सकते हैं। जैसे कि हम एज ए बैक बेंचर क्या करते हैं, भले ही हमें नहीं पता हो फॉर्मूला क्यों वर्क कर रहा है, बट इसी फॉर्मूले हम कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करके हम एक नए मेथड के अंदर यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, और हो भी जाता है काफ़ी हद तक। तो लाइमन सीरीज कौन लेके आया था, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइमन सीरीज लेके आया था थियोडोर लाइमन। थियोडोर लाइमन ने ये सीरीज कब दी थी अपनी, ये सीरीज इन्होंने दी थी 1914 के अंदर, सॉरी क्या बोलते हैं उसके, बाल्मर के जस्ट एक साल बाद। ठीक है, बाल्मर बाद इन्होंने अपनी सीरीज दी और इन्होंने इस सीरीज में क्या बताया, लाइमन की इन्होंने अपनी सीरीज में बताया कि जो एनर्जी है, जो स्पेक्ट्रल लाइंस है, जो अपन यहाँ पे क्या मान रहे हैं इनिशियली में 2 से 3 से, ये 2 4 5 6 यहाँ से ये आएंगी फाइनल यहाँ पे 1 पे, मतलब जो ग्राउंड स्टेट या लोवेस्ट एनर्जी लेवल है वहाँ पे आ सकती हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर ये आती हैं तो जो इनकी लाइट होगा इनके पास, ठीक है, और इन्होंने ये किस चीज़ में देखा था, यूवी स्पेक्ट्रम में देखा, अल्ट्रावायलेट लाइट के लिए, यूवी लाइट्स के लिए देखा था। अब यूवी लाइट्स हमें पता है आंखों से दिखाई नहीं देती, तो उन्होंने पूरा अपना एक्सपेरिमेंटली सेटअप किया था, उसके अंदर ये सारी चीज़ ऑब्जर्व की थी। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंटली सेटअप किया था, ये हम किसी अलग वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आज हम सिर्फ इतना देखते हैं लाइमन ने ये चीज़ दी थी। एंड लाइमन ने 1914 के अंदर इसकी जो सीरीज थी वो कंप्लीट हुई थी, बट स्टार्टिंग जो फेज इनका था वो था इन 1906 के अंदर, जहाँ पे ही ऑब्जर्व पहली लाइन ऑब्जर्व की थी जो था हमारे पास
12 नैनोमीटर, ठीक है, नैनोमीटर नहीं, नैनोमीटर, 121.6 नैनोमीटर, ठीक है। ये चीज़ें जैसे इन्होंने 1916 में इज फर्स्ट लाइन एंड called it Lyman alpha line, ठीक है। देन our next few years of research finally he completed his series in 1914। जो आगे की जो सीरीज थी लाइक एन इज इक्वल टू 2 to 1 तो दे दी थी इसने 1906 में। जो आगे की सीरीज थी इन्होंने कब कंप्लीट करी? 1914 के अंदर, ठीक है। सेकंड अपने पास कौन सी आई? लाइमन सीरीज। तो अपन ऐसे मान सकते हैं अगर फर्स्ट कौन सी आई? फर्स्ट ये, सेकंड कौन सी आई? लाइमन सीरीज। इसके बाद की कोई सीरीज आती है कि अपने पास इन्होंने ये सीरीज जो दी थी, ये सीरीज ऐसे ही ना देखी, इन्होंने अपना पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट्स किए थे हर सीरीज के ऊपर, ठीक है। वो पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट्स हम किसी अलग में देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम देखते हैं कि ये सीरीज कैसे कैसे डेवलप हुई और कब कब ये डेवलप हुई, ठीक है। इसके बाद जो सीरीज आती है, इसके बाद सीरीज आती है मैंने पास्चन सीरीज। और पास्चन सीरीज फर्स्ट ऑफ ऑल दी किसने दी? पास्चन दी थी। फ्रेडरिच पास्चर ने दी थी। और फ्रेडरिच पास्चर ने ये सीरीज कब दी थी अपनी? ये सीरीज उसने दी थी फ्रेडरिच पास्चर ने। और फ्रेडरिच पास्चर ने सीरीज अपनी दी थी 1908 के अंदर। मतलब समझ रहे हो, बोर मॉडल अभी तक आया भी नहीं है और उससे पहले ये सीरीज आना शुरू हो गई थी, ठीक है। जो हमें पढ़ाया जाता है ना कि बोर मॉडल के अंदर ये सारी सीरीज आती हैं, उन्होंने ये सारा एटॉमिक स्पेक्ट्रम बताया था और उसमें सारी सीरीज थी। नहीं, ऐसा नहीं था। ये सारी सीरीज पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने दी थी। और पर्टिकुलर साइंटिस्ट कब से शुरू हो गए थे? ऑलरेडी शुरू हो चुके थे बोर मॉडल के आने से पहले। जैसे बाल्मर ने 1885 के अंदर अपना देना शुरू कर दिया सीरीज, लाइमन ने 1906 के अंदर अपनी फर्स्ट सीरीज दे दी थी, ऐसे पास्चर ने अपनी 1908 के अंदर दे दिया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें कब हुई थी? रिडबर्ग फार्मूला के बाद है 1990 के अंदर, उसके बाद से सीरीज आना शुरू हो गई थी, ठीक है। और इस सीरीज के अंदर उन्होंने क्या यूज किया था? उन्होंने एक प्रिज्म यूज ना करके ही यूज्ड हायर स्पेक्ट्रोस्कोपी। मैंने बोला था ना कि स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी वहाँ से होना शुरू हो गई थी, इंस्टेड ऑफ प्रिज्म, ठीक है। और इसमें इन्होंने क्या देखा कि जो इनिशियल स्टेट इसने ली 4, 5, 6, 7 एनर्जी लेवल से इसने कहाँ पे डी एक्साइट किया? फाइनल 3 के ऊपर, ठीक है, डी एक्साइटेड किया। इन्होंने क्या देखा? जो इमिटेड लाइट हो रही है वो क्या आ रही है? IR रीजन के अंदर, ठीक है। अब IR रीजन का हम आंखों से तो देख नहीं सकते, तो पूरा इसका इंस्ट्रूमेंटल सेटअप था, उसके अंदर इन्होंने सारा एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया वो हम देखते हैं बाद में। तो इन्होंने क्या किया? सारा एक्सपेरिमेंट किया और उनका जो रीजन आया था या क्या आया था? IR रीजन के अंदर जो स्पेक्ट्रल लाइन्स हमें दिख रही हैं वो कैसी आ रही है, वो इन्होंने पास्चन सीरीज के रूप में डिफाइन की थी, ठीक है। इतना हो गया हमारे पास। अब इस सीरीज इन्होंने ये दी तो थी, इससे फायदा क्या हुआ था इस सीरीज से? बेनिफिट्स क्या होते? पहले तो इसका बेनिफिट हुआ था यूज्ड इन IR एस्ट्रोनॉमी, पहली चीज। दूसरी चीज क्या हुई? यहाँ से शुरू हुई हेल्प्स टू अंडरस्टैंड एज टू रिच स्टार्स,
ठीक है। थर्ड चीज क्या हुई, यूजफुल इन प्लाज्मा फिजिक्स। एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, ये सारी चीजें हमने नहीं, पास्चल से, पास्चल सीरीज हो गई हमारे पास। अब थर्ड सीरीज हो गई थी। फोर्थ सीरीज हमारी कौन सी आई थी, ब्रैकेट। ब्रैकेट सीरीज जो हमारे पास आई थी, ब्रैकेट सीरीज बेसिकली हमारे पास आई थी 1922 के अंदर, और 1922 के अंदर ये किसने डिस्क्राइब की थी, फ्रेडरिक ब्रैकेट ने। ठीक है, फ्रेडरिक ब्रैकेट ने सेम सेटअप था, सेम इन्होंने अपना सेटअप किया। इन्होंने भी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज किया और आईआर रीजन के अंदर जो स्पेक्ट्रल लाइन्स हमें मिल रही है उनको डिस्कवर किया। ठीक है, बस इन्होंने ये किया था कि हम क्या कर रहे थे, नॉर्मल जो वेवलेंथ वाली देख रहे थे, इसमें थोड़ा और डीप उसके अंदर गए, और डीप वेवलेंथ वाली इन्होंने क्या बोलते हैं, आईआर रीजन के अंदर वेवलेंथ या स्पेक्ट्रल लाइन्स इन्होंने डिस्कवर की थी 1922 के अंदर। ठीक है, लॉन्गर आईआर वेवलेंथ के लिए इन्होंने ये सारी चीज़ें, मतलब इन्होंने क्या किया कि लॉन्गर आईआर रीजन, हमें अभी नॉर्मल देख रहे थे आईआर, जब इनका तुम वो देखोगे कि बोलते हैं फॉर्मूला में पुट करके अपन जब फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर अपन देखते हैं तो इसमें डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, तो आईआर रीजन के लिए ही अंदर अंदर वेवलेंथ के अलग अलग वेवलेंथ के अंदर इन्होंने स्पेक्ट्रल लाइन्स देखी थी। ठीक है, ये चीज़ें भी, तो इसकी कहाँ पे हुई थी, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन, यहाँ से इन्होंने देखा फाइनल जाके 4 पे। ठीक, और ये किस में आई थी, आईआर रीजन में, नियर आईआर रीजन। ठीक है, फिफ्थ अपने पास जो आती है वो क्या आती है, फंड। फंड सीरीज बेसिकली हमारे पास आई थी 1924 के अंदर, और 1924 के अंदर ये इसने दी थी 1924 के अंदर अगस्त हरमन फंड ने इस सीरीज को जनरेट किया था या डिस्कवर किया था। ठीक है, इसने भी सेम आईआर रीजन के अंदर रिसर्च की। आईआर रीजन के अंदर रिसर्च करके इन्होंने क्या पाया कि आईआर रीजन के अंदर पहले किसने रिसर्च करी थी, पास्चन ने। पास्चन के बाद आया ब्रैकेट। ब्रैकेट ने भी आईआर रीजन के अंदर रिसर्च करके, जो पास्चन थे वो हमारे थे अमेरिकन साइंटिस्ट। फिर उसके बाद जो आते हैं ब्रैकेट थे हमारे पास क्या बोलते हैं, जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की थोड़ा डीप लॉन्गर वेवलेंथ्स के लिए। फिर उसके बाद आते हैं फंड। जो फंड थे हमारे पास अगस्त हरमन फंड थे, अगेन एक अमेरिकन साइंटिस्ट। और इन्होंने क्या देखा, आगे जो भी आईआर रीजन के अंदर जो अभी तक वेवलेंथ हमें नहीं मिल रही थी, क्योंकि जितना देख लिया। ठीक है, अब इन्होंने क्या देखा कि लाइक n इक्वल टू हायर से हम जब n इक्वल टू 4 पे आ रहे हैं तो हमें वेवलेंथ अलग मिल रही है, बट n इक्वल टू 4 पे ना के n इक्वल टू अगर 5 पे आ रहे हैं तो वहाँ पे मिल वो आईआर रीजन के अंदर रहे। अब आप ये देखोगे उसको कैसे पता कि चीज़ें आईआर रीजन के अंदर ही मिल रही है, तो उन्होंने पूरा एक एक्सपेरिमेंटली सेटअप किया हुआ था। ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज किया था, जहाँ पे हमें मिल रही है जो आईआर वेवलेंथ जो आ रही है वो डिटेक्ट हो रही है वहाँ पे। ठीक है, इनके बारे में हम एक्सप्लेन में डिस्कस करेंगे। तो उस सीरीज के द्वारा जो मिसिंग लाइन थी उसमें उसने रिजल्ट निकाला कि जो ये वाली लाइंस आ रही हैं आईआर रीजन के अंदर ही, ये कहाँ से आ रही है, ये आ रही थी 5 से 6, 7, 8 से आई फाइनल इज इक्वल टू में आती है 5 पे। ओके, ये 5 पे आ रही है, ये ठीक है, इसने ये चीज़ें बताई। अब ये चीज़ें क्या थी, रीजन में तो थी बट फायर आईआर रीजन, मतलब जो एकदम क्लोज ना हो, मतलब एकदम मिड में ना हो कि जो उसकी साइड वाले जो कभी कभी क्या होता है ना कि छोड़ देते हैं, वो वाली स्पेक्ट्रल लाइंस थी फार आईआर रीजन से थोड़ा दूर बट आईआर रीजन के अंदर ही। जैसे कि होता है ना कि लाइक ये वाला रीजन है तो यहाँ का ना हो कि यहाँ पे जो अपन छोड़ के चलते हैं वो वाली लाइंस स्पेक्ट्रल लाइंस के ऊपर इसने स्टडी की। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब
इन्होंने फॉर IR रीजन के अंदर रिसर्च की, ठीक है। तो अब इन्होंने रिसर्च तो की, तो इससे अलग चीज़ हमें क्या मिल रही, मतलब वो ये ना कि लाइक इसके से पहले पास्टर ने की, फिर ब्रैकेट ने की, फिर फंड है, तो इस फंड से हमें क्या फंड मिला हमारी स्टडी के अंदर। सो इससे बेनिफिट क्या हुआ, फर्स्ट बेनिफिट तो इससे ये हुआ कि हमारी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइंस या हाइड्रोजन एनर्जी लेवल जो हम पढ़ रहे हैं उसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हमें यहाँ तक हो चुकी थी 1924 तक। सो हेल्प्स कंप्लीट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी लेवल्स, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग हमें यहां से क्या मिला, यूजफुल इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, एस्ट्रोनॉमी, SPC फॉर कूल स्टार्स, ठीक है। एंड टेलर हाइड्रोजन, मतलब क्या होगी, जो नॉर्मली स्टार्स होते हैं हॉट स्टार्स उनसे क्या मिले, ब्राइट लाइंस मिले, ब्राइट लाइंस तो हमें नॉर्मली मिल रही है, डिटेक्ट हो रही है वहाँ से IR स्पेक्ट्रम। बट जो कूल स्टार्स है, ठंडे स्टार्स है, वहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि वो जो स्पेक्ट्रल लाइंस में मिल रही है वो ये मिल रही है ना, लाइक यहाँ पे ब्राइट लाइंस है, फिर इसके बाद धीरे धीरे जाते हैं यहाँ पे, जैसे ये पूरा रीजन है, तो लास्ट में जाते हुए क्या होते हैं, हल्की पड़ रही है यहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है। तो जो लास्ट में हल्की पड़ रही है स्पेक्ट्रल लाइंस, उनके बारे में स्टडी की थी फंड ने, अगस्त थर्मन फंड ने, ठीक है। तो इनकी स्टडी के बाद हमें ये सारी चीज़ें मिली, तो हमें 5 सीरीज मिली हैं, ठीक है। हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रम के अंदर तो बालमन नील्स बोर ने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। नील्स बोर एक्सप्लेन करने के बाद एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में उन्होंने क्लियर अपना डेफिनेशन दिया, क्लियर अपना एक्सपेरिमेंट दिया, और वहाँ से सारी चीज़ें जो अभी तक थी वो सारी क्लियर कराई नील्स बारमर के एक्सपेरिमेंट से। क्या क्या चीज़ें हमारी एक्सप्लेन हुई, बालमर सीरीज जो थी, बालमर सीरीज हमारी ऑलरेडी आ चुकी थी 1885 के अंदर, बट जो फॉर्मूला वो यूज कर रहा था वो कैसे यूज हो रहा है वो सारी चीज़ें नील्स बोर ने बताई। उसके बाद आती है हमारी लाइमन सीरीज आती है 1906 के अंदर, फर्स्ट लाइमन सीरीज अल्फा, एंड 1914 तक वो कंप्लीट अपनी सीरीज कंप्लीट करता है। बट 1914 तक आते आते उसको ये सारी चीज़ें पता चल जाती है कि जो सीरीज अपनी डिफाइन कर रहा है वो चीज़ें कैसी हो रही हैं, किसकी वजह से, 1913 के अंदर बालमर बोर की वजह से। उसके बाद 1908 के अंदर लेके आते हैं पास्टन अपनी सीरीज, पास्टन सीरीज में अपना क्या लेके आते हैं, IR स्पेक्ट्रम के अंदर, IR रीजन के अंदर वो अपनी सीरीज को एक्सप्लेन करते हैं, IR रीजन के अंदर वेवलेंथ कैसे मिल रही है, ये सारी चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, ये सारी चीज़ें हमें कब समझ में आई, 1913 के अंदर। उसके बाद 1922 के अंदर आते हैं हमारे ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट ने क्या बोला, ब्रैकेट कौन थे, एक जर्मन साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने IR रीजन के अंदर ही स्टडी की, IR रीजन के अंदर ही स्टडी करके और थोड़ा लॉन्गर वेवलेंथ्स के लिए उन्होंने स्टडी की, ठीक है। ऑलरेडी तब तक हमें समझ में आ चुका था कि ये सारी चीज़ें कैसे काम कर रही है, कैसे वर्क कर रही हैं, तो उन्होंने थोड़ा बेटर टेक्नोलॉजी यूज करके ये सारी चीज़ें निकाली वहाँ पे IR रीजन के अंदर, इन IR रीजन डेप्थ के अंदर जाके, ठीक है। उसके बाद 1924 के अंदर हमारे आते हैं अगस्त थर्मन फंड आते हैं। अगस्त थर्मन फंड अगेन एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने तो ये तो हो गया था कि हमारा IR रीजन के अंदर है, बट एक होता है ना कि IR रीजन के अंदर पी कैसे जाता है, लास्ट वाली जो एनर्जी है वो बहुत हल्की हल्की दिखती नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, जो फार IR रीजन के अंदर जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी जो हमें नॉर्मली स्टडी नहीं हुई थी उनके बारे में स्टडी करके इन्होंने कंप्लीट अपना कंक्लूजन दिया तब तक कि जो हाइड्रोजन एनर्जी लेवल्स होते हैं उनके बारे में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हमें फंड सीरीज के आने के बाद पता चल रही। इसके बाद जो कूल स्टार्स होते हैं, कूल स्टार्स के अंदर सारी चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं, कैसे उन कूल स्टार्स के अंदर हम एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, स्पेक्ट्रल लाइन्स उनकी, ये सारी चीज़ें फंड सीरीज आने के बाद हमें कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होगी IR रीजन के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ था बोर मॉडल ने एटॉमिक स्पेक्ट्रम कैसे डिफाइन किया, वो सारी चीज़ें। बट वही होता है ना, अगेन इसके भी कोई ना कोई फेलियर होंगे, तो इसके कौन से फेलियर हैं, क्या इन्होंने क्या फेल किया, कहाँ पे क्या इन्होंने मिस्टेक की अभी भी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे हमारी अगली वीडियो में, क्योंकि आज ऑलरेडी हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, ठीक है।
तो उनके क्या फेलियर थे ये हमारे पढ़ते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। क्या इन्होंने फेलियर थे, क्या इनके बेनिफिट थे, इनके रिजल्ट क्या मिले, इनका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या हुआ आगे, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है। अब इनके फेलियर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फेलियर के बाद हम देखते हैं कि यहाँ से हमारे PYQs में क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं इस कंप्लीट बोर मॉडल से, ठीक है। हमने डिस्कस किया था अभी तक सिर्फ बोर मॉडल के पोस्टुलेट्स और एनर्जी फॉर्मूला से। हम देखते हैं कि कंप्लीट बोर मॉडल से कहाँ कहाँ कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये देखते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना और अपने अपनों का। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें अभी भी बोर मॉडल में ये सारी मिस्टेक्स या फिर वो ये सारी चीज़ें रट के चल रही हैं कि सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, बट इन बोर मॉडल ये सारी चीज़ें ऐसे वर्क नहीं कर रही है। बोर मॉडल ने सिर्फ सबको एक रूम में एक एडजस्ट किया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अलग अलग वे में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, इन सबको एक बोर मॉडल ने एक रूम के अंदर लेके आने का काम किया है, ठीक है। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।